नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रुपेश गोयल होंगे, जिनसे हम ग्वार की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि ग्वार को लेकर क्या हो रहा है, किस तरह की अराइवल्स है, किस तरह के उत्पादन के अनुमान है। चलिए सबसे पहले लेकिन टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज यहां पर खरीदारी दिख रही है। 53,000 के ऊपर गोल्ड का फरवरी का वायदा पहुंच चुका है। चांदी का मार्च का वायदा 63,000 के ऊपर चला गया है। अच्छी तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। क्रूड में भी रिकवरी दिख रही है। $84.5 के बेहद करीब अब ब्रेंट क्रूड का भाव ट्रेड कर रहा है। 1% से ज्यादा की तेजी आज दिख रही है। नेचुरल गैस हल्की तेजी 595 रुपए के आसपास M6 पर ट्रेड हो रहा है। कॉपर के साथ साथ जितने भी बेस मेटल्स काउंटर है आज सभी मजबूत है, सभी में 1% तक की तेजी दिख रही है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा में आज दायरे में कारोबार हो रहा है 960 रुपए के आसपास। कॉटन कल की तेज गिरावट के बाद आज रिकवरी की कोशिश है। यहां पर दिसंबर का वायदा 31,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वही नवंबर वायदा 33,000 पर है। हल्दी वायदा ज्यादा मांग 7,200 के ऊपर भाव है। जीरा कम सप्लाई से फायदा है, 2% ऊपर है 24,750 रुपए के आसपास। धनिया हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है 10,000 के ऊपर। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रूड को लेकर, क्योंकि क्रूड को लेकर कई अहम ट्रिगर है। अगले हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक है 4 दिसंबर को, साथ ही रशियन ऑयल पर भी पाबंदी लगाने की यूरोपियन यूनियन की तैयारी है। जो प्रभावी डेट है वो 5 दिसंबर को लेकर है। जय, क्रूड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, क्रूड जैसा कि एक मोमेंटम बुलिश साइड में शिफ्ट हुआ है और चांसेस है कि ओपेक कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शन कट कर सकता है। सो सेंटीमेंट डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, और मुझे लगा कि यहाँ पे और एक बाउंस बैक आना चाहिए करंट लेवल से भी। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 6,400 एक अच्छा बाइंग लेवल है। अगर वहां पे आते हैं तो बाइंग करके चलना चाहिए क्रूड फ्यूचर्स को। 6,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में हम लोग 6,600 6,700 तक के लेवल्स देख सकते हैं को लेकर जयकार। राजीव जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की गिरावट क्रूड में दिखी है, क्या इस तरह के बाउंस बैक की उम्मीद थी? और इस बाउंस बैक में क्या करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, वापस से इसको बेचकर ही जाए या अब खरीदारी का रुख बना ले? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, जो क्रूड के गिरने का कारण था वो था कि डिमांड कम होने की उम्मीद के कारण क्रूड में गिरावट देखने को मिली, जिसमें जो ट्रिगर था वो चाइना की तरफ से था कि वहां पर कोविड के जो फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस लगे उसके कारण वहां से मांग कम होने की आशंका के कारण हमने इसमें काफी बड़ी गिरावट देखी। बट दूसरी तरफ से ओपेक भी तैयार बैठा है कि वो डिमांड सप्लाई के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए सप्लाई कट को करने के लिए तैयार है। तो उसके रहते हुए फिर निचले स्तरों से फिर से एक तेजी आई। ये इसी सेम टाइप का मूवमेंट हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। तो इससे निकल के ये आता है कि इसका मतलब ये है कि क्रूड में निचले स्तरों पर एक बाइंग है जो अराउंड 6,000 6,200 के आसपास, और वहीं से एक रिकवरी देखने को मिलती है। बट वॉलेटिलिटी काफ़ी है और अगले हफ्ते जिस तरह से ओपेक की मीटिंग है वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। प्लस रशिया के जो ऑयल के प्राइस हैं उसके कैप की भी निर्णय लिया जाएगा, वो भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर 65 से $70 का कैप लगता है ऑयल पे, तो मुझे लगता है कि ऑयल में फिर से एक रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि फिर रशिया जो है ऑलरेडी आई थिंक इसी भाव के आसपास ही शायद दे रहा होगा एक्सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि ऑयल में जो है खरीदारी करके चलना चाहिए। हालांकि फ्यूचर्स में थोड़ा ट्रेड करने से बचे, क्योंकि फ्यूचर में जो इतनी वॉलेटिलिटी है उसमें बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। तो बेटर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू काम करें। मैं एडवाइस करूंगा कि 6500 की जो कॉल है जो अभी 285 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसको अराउंड 265 260 के आसपास बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इसमें 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मैं समझता हूं कि एक बार 350 400 रुपए तक का स्तर भी कॉल दिखा सकती है। तो 265-60 के आसपास खरीदें, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 360 से 400 रुपए तक का इसमें टारगेट लेके चलें। एक हफ्ते का ये आउटलुक रहेगा। यानी एक हफ्ते के लिए ऑप्शंस के जरिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और जिस तरह की खबरें हैं अगले हफ्ते भी जिस तरह के ट्रिगर रहेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, तो ऑप्शंस के जरिए ही जाए। 6,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह राजीव जी की तरफ से आ रही है।
दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है इन स्तरों पर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। क्रूड ऑयल की जैसे कि बात आपने किया कि काफी वॉलेटाइल हो गया काउंटर। कल प्राइसेस ने जो लो था वहां से ऑलमोस्ट 7% की रिकवरी देखने हमें मिली, मात्र स्पेकुलेशन के बेसिस पे। अभी खाली स्पेकुलेशन है कि ओपेक प्लस जो है प्रोडक्शन कट करने वाला, अब तक तो हुआ नहीं है। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो सिचुएशन अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है क्रूड ऑयल के लिए। कोविड केसेस जो है अभी भी चाइना में बढ़ते जा रहे हैं, वहां से हमें अब तक डिमांड आ नहीं रही है। जब भी वहां से कुछ सिचुएशन इंप्रूवमेंट होगा तो आई गेस ये रैली जस्टिफाइड होगी। पर हमें ये हफ्ते के लिए सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। कोई भी हमें बाउंस मिल रहा है प्राइसेस में तो सेल करके चले। 6500 का जो पुट ऑप्शन है वो 300 के राउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 270 का रखें और टारगेट हम 350 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर में। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर तीनों ही एक्सपर्ट्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चांदी की बात कर लेते हैं। कल हमने क्लोजिंग देखी थी, करीब करीब 900 रुपये गिरकर चांदी बंद हुआ था और आज चांदी का मार्च का वायदा 63,000 के बेहद करीब है। जय, चांदी को लेकर क्या सलाह दे रहा है? ये भी खबर आ रही है कि चीन में चांदी की डिमांड कम हो सकती है, ऐसे में आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्या ये तेजी जारी रहेगी चांदी की? देख, विंग्स जरूर है अपसाइड में। चाइना के एंड के ऊपर वहाँ पे डिमांड का प्रेशर जरूर रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सिल्वर कहीं ना कहीं पे एक साइडवेज डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो लगभग $22 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर एमसीएक्स की बात करें और मार्च फ्यूचर्स का, मुझे लग रहा है कि 63,400-500 वहाँ पे एक हर्डल रहेगा। उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। नीचे की साइड में 62,000 अच्छा सपोर्ट है और अपसाइड में 63,500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये रेंज प्ले कर सकते हैं। ओके, करंट लेवल पे राजीव जी आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को चांदी में? विश्वमोहन जी, आज मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है इंट्राडे के लिए बाइंग का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अराउंड 62,800 पे खरीदना चाहिए, 62,400 के स्टॉप लॉस से। मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ कि 63,500 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो इसलिए 63,400 का ही टारगेट रखें और ट्रेड को इंट्राडे ही रखें, कैरी फॉरवर्ड नहीं करें, क्योंकि चांदी में इन स्तरों पर काफी अच्छा रेसिस्टेंस है। आपकी सलाह क्या है दिव्या? सिल्वर की मैं बात करूँ तो जैसे कि रेजिस्टेंस बताया 63,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट नीचे में 61,500 का है। अभी ये वीक थोड़े डेटा है तो मुझे लगता है कि साइडवेज ही ट्रेड करेगा। बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं सिल्वर में। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 62,600 का अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस हम 62,200 का रखें। टारगेट हम ऊपर में 63,200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में काफी फरवरी का वायदा 53,000 के ऊपर पहुंच चुका है। राजीव जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? 53,000 के ऊपर क्या सलाह है आपकी? गोल्ड में भी मुझे लगता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है और सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर प्राइस रिस्ट्रिक्शन की भी बात करें तो गोल्ड में कोई ज्यादा प्राइस रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला और इंटरनेशनल मार्केट में भी अराउंड $1735-40 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। प्लस जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, मुझे लगता है गोल्ड के लिए काफी आगे आने वाले टाइम में काफी स्ट्रेंथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे चाइनीज इकोनॉमी भी खराब है, प्लस बाकी इकोनॉमीज पर भी फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक का असर देखने को मिल रहा है और उसके रहते हुए थोड़ा इकोनॉमीज थोड़ा डाउन हो रही है, तो उसका सीधा बेनिफिट जो है गोल्ड को मिलेगा। प्लस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी ऑलरेडी एक रेंज में आके नीचे आकर ठहर गया है 105 106 के स्तर के आसपास। तो मुझे लगता है गोल्ड में अब यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 52,950 के पास में मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है 52,780 के स्टॉप लॉस से 53,400 के टारगेट के लिए। यानी 53,000 के आसपास ही खरीदारी की सलाह है। 52,950 पे 53,400 के टारगेट के लिए गोल्ड खरीद सकते हैं। दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? 53,000 के ऊपर गोल्ड में क्या करें? गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड कल काफी स्ट्रांग लग रहा था, पर एक सेल ऑफ हमें देखने मिला। फेड ऑफिशियल ने तो स्टेटमेंट दिया, हॉकिश आया था, तो उसकी वजह से ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई, तो वो एक रीजन का सेल ऑफ आया। पर अगर अभी सबका जो फोकस है वो ये वीक अभी फेड का चेयरमैन का जो स्पीच है और साथ में नॉन फार्म पेरोल डेटा उसके ऊपर होगा। अभी जो यूएसए में रिसेंट ले ऑफ हुए है टेक के, तो उसके वजह से एक्सपेक्टेड है कि शायद से डेटा जो थोड़ा खराब आ सकता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा भी व्यू बाइंग में ही रहेगा। फैब कॉन्ट्रैक्ट हम 52,900 के अराउंड बाई करें। स्टॉप लॉस हम 52,750 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 53,100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। जय, बेस मेटल्स में वापस से रिकवरी दिख रही है, इस रिकवरी पर क्या भरोसा करें
और अगर भरोसा आपको लग रहा है तो कौन से काउंटर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? देखिए, रिकवरी और थोड़ा कंटिन्यू होना चाहिए। आने वाले 1-2 दिन में हम और थोड़ा बाउंस बैक देख सकते हैं बेस मेटल्स में, और मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है। तो कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं। दिसंबर फ्यूचर अभी 680 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे मुझे लग रहा है 690 692 तक के लेवल्स आने की पूरी संभावना है। तो 675 का एक स्टॉप लॉस लग के ट्रेडिंग बेट के हिसाब से कॉपर में बाय कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिन के लिए। काउंटर पर क्या सलाह है जय, बाकी बेस मेटल्स पर? वैसे बाकी बेस मेटल्स में थोड़ा पॉजिटिव ही मोमेंटम रहेगा। और अगर बाकी जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो आने वाले 2 दिन के लिए चलना चाहिए। जिंक पे मुझे लग रहा है कि 273 274 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम में लगभग 213 से 214 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 2 दिन में देख सकते हैं। ओके, यानी पॉजिटिव मोमेंटम कुछ समय के लिए, 1-2 दिनों के लिए जारी रह सकती है, ऐसा जय को लग रहा है। राजीव जी, अगर जारी रह सकती है तो कौन से काउंटर आप खरीदने की सलाह देंगे बेस मेटल्स में? विश्वमोहन जी, मुझे कॉपर लगता है कि पहला इसका हर्डल अराउंड 684 तक का, तो 684 तक अभी टारगेट जाता हुआ लग रहा है इसका। 677 के आसपास कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। 673 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 683 पहला टारगेट रखे, और अगर 684 के ऊपर सस्टेन कर जाता है कॉपर, तब मुझे लगता है कि 694 690 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकंड काउंटर हमारा एल्युमिनियम रहेगा। एल्युमिनियम में थोड़ा बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है, तो थोड़ा करेक्शन आने पे अराउंड 207-50, थोड़ा मैं कॉल की एंट्री भी रिवाइज कर रहा हूँ विश्वमोहन जी। 7.5 रुपए के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 205 रुपए का। 210-50 का टारगेट रहेगा। ओके, यानी 207 रुपये 50 पैसे पे आपको एंट्री करनी है, 210 रुपये 50 पैसे का टारगेट है, और जो नया स्टॉप लॉस है राजीव जी का 205 रुपये है। ये एल्युमिनियम के लिए ध्यान रखिएगा। आपकी टॉपिक क्या है? कोई एक काउंटर बेस मेटल्स में जो आपको पसंद आ रहा हो दिव्या? हमें बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, पर अभी भी जो चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके वजह से मुझे नहीं लगता कि सस्टेन होगा ये करंट लेवल पे। नीचे अगर लेवल पे आता तो बाय करके चले, पर करंटली मैं कॉपर में सेल करना चाहूंगा 685 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 690 का रखें, और टारगेट हम नीचे में 678 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। दिव्या गगलानी, नेचुरल गैस में कोई ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास? हाँ, नेचुरल गैस अभी काफी वॉलेटाइल हो गया है, तो मेरा एक पूरा टेक्निकल कॉल होगा नेचुरल गैस में। 600 का कॉल ऑप्शन है, 58 के अराउंड आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 54 का रखे, और टारगेट हम ऊपर में 64 का मेंटेन करें। ओके, यानी नेचुरल गैस कॉल ऑप्शन 600 स्ट्राइक की खरीदनी है 58 पे 64 के टारगेट के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। हालांकि दायरे में आज कारोबार हो रहा है। जय, ये रुपए को लेकर आपका व्यू है, क्या लग रहा है रुपए में आगे? सी यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव साइड में लग रहा है। ओवरऑल सेटअप अगर देखेंगे तो साइडवेज ही है मोर और लेस, बट आने वाले 2 दिन के लिए सेटअप पॉजिटिव साइड में मुझे लग रहा है कि ये 81.95 और 82 तक के लेवल्स टेस्ट करने के लिए आएगा। सो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी बाय करें, या फिर यहाँ से 5 पैसे तक का अगर डिक्लाइन आता है तो बाइंग का ही सेटअप है, और पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए अब वक्त हो गया है एग्री मार्केट को समझने का, और सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वारगम की चाल देख लेते। करीब करीब 5% की तेजी ग्वारगम में दिख रही है, 12,750 के आसपास। ग्वार सीड दिसंबर वायदा 6,050 के आसपास, 4% की तेजी यहां पर दिख रही है। रुपेश गोयल साहब हैं हमारे साथ, प्रेमराज ताराचंद के डायरेक्टर हैं श्री गंगानगर से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या हो रहा है? ग्वार की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? किस तरह के अराइवल की सिचुएशन है अभी फिलहाल? नमस्कार जी। ग्वार की मार्केट जो है वो अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। 5-6% का जो मूवमेंट है वो बड़ी फास्ट आ रहा है। उसका कारण 2 कारण है। सबसे अगर अपने तेजी की साइड के लिए अगर पकड़े हैं तो अराइवल्स जो है वो उम्मीद से बहुत ज्यादा कम आ रही हैं। मतलब नहरी बेल्ट तो कमजोर था ही, जो कि हम गंगानगर हनुमानगढ़ हरियाणा के बेल्ट्स में 40 बोरी 50 बोरी 100 बोरी के आंकड़े देख रहे थे। अब तो बरानी जो बेल्ट है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर इलाका, वो भी कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक अराइवल्स नहीं दे पा रहा है। कल मंडे था जबकि 2 दिन की अराइवल्स थी, वो अराइवल्स 40,000 बोरी से भी कम थी। टोटल ग्वार अभी तक 21-22 लाख बैग्स यानी कि 21-22 लाख क्विंटल ही मार्केट में अभी आया है। ट्रेड की एक्सपेक्टेशन 1 करोड़ बोरी से ज्यादा की थी, लेकिन अब मेरी जो पर्सनल व्यक्तिगत राय 80-85 लाख बोरी की थी, अब तो उसमें भी थोड़ा
संदेह होने लगा है, लेकिन अभी हमें 15 दिसंबर तक का वेट करना चाहिए। लेकिन अराइवल्स जो हैं वो उम्मीद से बहुत ज्यादा कम आ रही हैं, इसलिए स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें चल जाती हैं और बाजार को जो है वो मूव कर पाती हैं। ओके। दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सपोर्टर्स ने जो अपने क्लाइंट्स हैं, फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं, उनको चिट्ठी भेज रखी थी कि भाई इस साल बहुत बड़ी ग्वार की क्रॉप है और बड़े इजी वे में हमें पूरे साल सप्लाई मिल जाएगी। तो 90 रुपए का जो गम है वो अचानक 130 रुपए के आसपास, 125 रुपए के आसपास आ गया है। तो विदेशी बायर अभी मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, उनको लगता है कि भी ये आर्टिफिशियल तेजी है, जबकि ऐसा नहीं लग रहा। ग्राउंड की रिपोर्ट के हिसाब से अराइवल्स नहीं बन पा रही हैं, तो उनको एक लेवल पे आना ही पड़ेगा, बाइंग के लिए बाजार में आना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापार तो जारी ही रहता है और पिछले साल के ही भाव आए हैं। अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है, लेकिन नीचे से काफी अच्छी रिकवरी आई है। तो विदेशी डिमांड अभी थोड़ी स्लो है, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये सुधरेगी और अराइवल्स की हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। अब मेरा अगला सवाल होगा सर, रुपेश जी, एक सवाल अब मेरा होगा, क्या एक्सपोर्टर इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाव नीचे आएगा तो खरीदेंगे, तो क्या अराइवल भी इसलिए कम है कि उन जो बिकवाल जो बेचने वाले हैं उनको लगता है कि भाव आगे काफी बढ़िया मिलेंगे, इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं? तो एक टग ऑफ वार दोनों की तरफ से चल रहा है। हाँ, दोनों की तरफ से ही चल रहा है। फसल का जो यील्ड था वो उम्मीद से बहुत ज्यादा कम आया है, पहली बात। दूसरी बात, किसान ने भी माल को रोका है, क्योंकि पिछले साल भी किसान को एवरेज 6500 रुपए के भाव मिले थे और इस साल जबकि सीजन की शुरुआत 4500 रुपए में हुई, तो किसान ने भी माल को रोका है। तो ये दोनों का मिक्स है। फसल भी उम्मीद से कम है और किसान ने होल्ड भी ज्यादा कर लिया। ओके, यानी होल्डिंग की वजह से भी और फसल भी जो आप लोग का पुराना अनुमान है उससे कम उत्पादन की संभावना। सर कम सर, अब आखिरी सवाल होगा। दोनों का एक मिक्सचर है जो कि बाजार में शो हो रहा है। अभी 6000 रुपए के भाव जो है वो एक फेयर भाव दिख रहे हैं, लेकिन सप्लाई उसके बाद भी इतना बाजार बढ़ने के बाद भी सप्लाई नहीं आ रही है। ये चिंताजनक विषय है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा डिमांड को लेकर। आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स अभी वेट कर रहे हैं कम भाव मिलने का। डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की, क्या डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव कर रहे हैं या स्पेकुलेटिव डिमांड ड्राइव कर रही है? डोमेस्टिक डिमांड, ग्वार गम का 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो डोमेस्टिक डिमांड एक स्टेबल सी 5000 MT पर मंथ की होती है। उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डोमेस्टिक डिमांड कोई बहुत ज्यादा बड़ा इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। तो ग्वार गम का जो भविष्य है वो फॉरेन की डिमांड से ही तय होगा और वो आनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई भाव नहीं आया है। क्योंकि इसके जो अल्टरनेटिव हैं, जो केमिकल सेक्टर है, वो काफी इनसे आज भी ऊंचे भावों में ट्रेड कर रहे हैं। जनथम गम हुआ या स्लीक वाटर हुआ या फ्रिक्शन रिड्यूसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं, अभी डिमांड स्लो है लेकिन आने वाले दिनों में सुधरेगी। सप्लाई अगर यही बनी रही तो ग्वार का भविष्य उज्जवल है। शुक्रिया रुपेश जी, आपने वक्त निकाला और पूरा मार्केट समझाया कि डिमांड को लेकर क्या है, किस तरह क्यों होल्ड कर रहे हैं किसान माल और एक्सपोर्टर्स की डिमांड अभी क्यों कम है। तमाम पहलुओं पर आपने बात की और उत्पादन को लेकर भी बताया कि उत्पादन को लेकर भी चिंता है। जो पुराना अनुमान था उससे कम उत्पादन की संभावना बाजार में अब तेज हो गई है। चलिए अब टेक्निकल पहलू समझते हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है ग्वारगम और ग्वार सीड 12,750 पे ग्वारगम है, दिसंबर का वादा 6,050 के आसपास ग्वार सीड, इन स्तरों पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्या करे कोई ट्रेडर को अगर ट्रेड करना है यहाँ पर? विश्वमोहन जी, देखिए, ग्वार गम ने करीबन 13,300 रुपए का एक उच्चतम स्तर छुआ था और उसके बाद एक करेक्शन लेके करीबन 11,800 से कल से हम इसमें एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। तो टेक्निकली अगर बात करें तो जनरली क्या होता है, पहली करेक्शन के बाद, बड़ी तेजी होने के बाद पुराने उच्चतम स्तर को एक बार मार्केट रीसेंट उच्चतम स्तर को जरूर छूता है। मतलब 13,300 के आसपास आने के काफी चांसेस हैं ग्वार गम के वापस। और दूसरी तरफ ग्वार सीड ने अराउंड 6390 के आसपास का उच्चतम स्तर छुआ था और उसके बाद नीचे में अराउंड 5685 के आसपास नीचे में आया और कल से बाजार फिर से एक रैली पकड़े हुए है। तो वापस 6300 तक जाने की काफी उम्मीद है। और ग्वार सीड की बात करूँ तो इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए वो 5880 का करना चाहिए और ऊपर में करीबन 6300 का स्तर वापस हम ग्वार सीड में देख सकते हैं। ओके, 5880 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं जिनके पास है 6300 के टारगेट के लिए। ग्वारगम के लिए क्या स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं राजीव जी? ग्वार गम में देखिए, आज का जो न्यूनतम स्तर है करीबन 12,270 रुपए का है।
तो 12,250 का इसमें एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 12,250 के काफी नीचे का स्टॉप लॉस है, इसीलिए मैंने पहले दिया नहीं था। ओके। तो काफी नीचे का। सर मसालों में क्या पसंद आ रहा है? सारे ही मसालों में तेजी है। धनिया देखिए अब देखते देखते 2.5% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। जीरा भी 1.5% ऊपर है। टर्मरिक में भी तेजी का रुख है। क्या करना चाहिए? इस तीनों में से कुछ पसंद आ रहा है जो आज खरीदे? देखिए जीरा काफी बढ़ चुका है, अराउंड 25,100 मुझे लगता है कि एक अहम रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो 25,000 तक जीरा लगता है, बहुत ऊपर अभी मुझे यहाँ से नहीं लग रहा है जीरा। दूसरी तरफ बात करूं टर्मरिक की, टर्मरिक में एक तेजी देखने को मिल सकती है जिसमें अराउंड 7400 तक के स्तर देख सकते हैं। और टर्मरिक में स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 7,070 रुपए का, एंट्री ले सकते हैं अराउंड 7150 के आसपास। ओके सर, अब आखिरी सवाल कॉटन केक को लेकर है। कल तेज गिरावट दिखी थी और आज 1.5% की तेजी है। क्या इस तेजी पर भरोसा करके खरीदारी करके जाएं? क्या 2,800 रुपए के आसपास है? देखिए विष्णु जी, कॉटन ऑयल सीड केक ने जो रैली पकड़ी थी वो अराउंड 2200 के स्तर से एक रैली आई थी, तेजी बनी थी। इनफैक्ट वो तेजी जाके फिजल आउट हुई अराउंड 2850 पर, और वहां से मार्केट अब एक रेंज में चला गया है। तो हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, बट ऐसा लगता है कि 2650 इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब तक 2650 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता नीचे में, मुझे लगता है कि बाइंग साइड ही रहना चाहिए। ओके, शुक्रिया राजीव जी आपका, दिव्या गगलानी जी आपका और जय पुरोहित जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम तरह के फंडामेंटल्स के साथ बेहतरीन टेक्निकल ट्रेड भी आपने सुझाव दिए। चलिए, तुम मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आपका